मोअज़्ज़ज़ अरकान, जनाब स्पीकर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीते रहे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अज्रन कबीरा व अन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। वयदउल इंसानु बिश्शर्रि दुआअहू बिल खैर वकानल इंसानु अजूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात करीमा का तर्जमा अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि हकीकत ये है कि ये क़ुरआन वो रास्ता दिखाता है जो सबसे ज़्यादा सीधा है, और जो लोग इस पर ईमान लाकर नेक अमल करते हैं उन्हें खुशखबरी देता है कि उनके लिए बड़ा अज्र है, और ये बताता है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके लिए हमने एक दर्दनाक अज़ाब तैयार रखा है। और इंसान बुराई इस तरह मांगता है जैसे उसे भलाई मांगनी चाहिए, और इंसान बड़ा जल्दबाज वाक़ हुआ है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यस्सिरू वला तुअस्सिरू बश्शिरू वला तुनफ़्फ़िरू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रवाहुल बुखारी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आसानी करो और सख्ती न करो, और खुश करो और नफ़रत न दिलाओ। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे
करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बन्नू कैंट में दहशतगर्दी के हमले में 8 फ़ौजी जवान ने जाम शहादत नोश किया। DI खान में सेहत के मरकज़ में दहशतगर्दी में 2 जवान और 5 अफराद ये भी शहीद हुए। मस्जिद पर दहशतगर्दी का हमला हुआ 5 पाकिस्तानियों ओमान में पाकिस्तानियों समेत कई दीगर अफराद ने शहादत नोश की। ज़िला कुरम में कबायली इलाके में तसादुम की वजह से जो अफराद अल्लाह ताला को प्यारे हुए, ग्वादर में एक फ़ौजी जवान की शहादत हुई और 16 जवान ज़ख्मी हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह।
على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ये ग्वादर में एक एफसी का या फ़ौजी जवान जो है वो शहीद हुआ है और उसके अलावा 16 जवान ज़ख्मी हुए हैं। 5 नौजवान फैसलाबाद में एसी फटने की वजह से वो भी अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। हमारी MNA डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहबा की वालदा साहबा इंतकाल कर गई। जमाल शाह काकड़ साहब के चचा का इंतकाल हो गया। हमारे MNA अज़हर लगारी साहब और हमारे साबिक़ MNA अरशद लगारी साहब की वालदा साहबा इंतकाल कर गए। और इसके अलावा भी जो लोग अल्लाह ताला को प्यारे हुए उनके लिए जी बन्नू का कह दिया मैंने बन्नू का पढ़ दिया जी। तो अली मोहम्मद साहबजादा साहब आप दुआ करा देंगे। थरपारकर में 20 लोग शहीद हुए बिजली गिरने से। जी साहबजादा साहब दुआ करा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबुल हश्र व किना अज़ाबुल क़ब्र व किना अज़ाबुल मीज़ान। अल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी लीव एप्लीकेशंस। खुर्रम शहजाद जी मैंने बन्नू वालों के लिए भी दुआ कराई है। और किसका कह रहे हैं आप? बुक करा दीजिए जी। अच्छा जी। पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स in pursuance of sub rule 1 of rule 13 of the rules of procedure and conduct of business in the National Assembly 2007, the following members in order of precedence are nominated to form a panel of chairpersons for this session of the National Assembly of Pakistan: Bilar Azhar Kiani Sahab, Shahida Sayyid Shaila Raza Sahaba, Abdul Qadir Patel Sahab, Sayyid Aminul Haq Sahab, Shahida Begum, Riaz Fatiyana Sahab. In the absence of Speaker and Deputy Speaker, National Assembly, the member having precedence among those present at the sitting shall take the chair. Leave application: Khurram Shahzad Vriq Sahab is requested for grant of leave from 26 June. Is leave granted? Granted. Shandana Gulzar Sahaba has requested for grant of leave from 9th and 10th July. Is leave granted? Granted. Mia Azhar Sahab is requested for grant of leave for 9th and 10th July. Is leave granted? Granted. Ali Asghar Khan Sahab is requested for grant of leave for 10th July. Is leave granted? Granted. Muhammad Jawad Hanif Khan Sahab is requested for grant of leave for 30th July. Is leave granted? Granted. Isfandiar Bhandara Sahab is requested for grant of leave from 30th July to 6th August. Is leave granted? Granted. Nasir Iqbal Bosal is requested for grant of leave from 30th July to 7th August. Is leave granted? Granted. Shamsher Ali Mazari is requested for grant of leave for 30th July to 12th August. Is leave granted? Granted. Peer Sayyid Fazal Ali Shah Gilani is requested for grant of leave for the whole current session. Is leave granted? Granted. Gul Asghar Khan Sahab is requested for grant of leave for 30th July. Is leave granted? Granted. जी calling attention notice है item number 2. Asia Naz Taloni Sahaba to move item number 2, calling attention for the Minister for National Health Regulations and Coordination. Asia Naz Tanoli Sahaba.
आसिया नाज तनौली साहबा नॉट प्रेजेंट प्रेजेंट सर। हैं, सॉरी प्रेजेंट सर। जी सॉरी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, वज़ीर बराए कौमी सेहत व खदमात व ज़वाबित व मुआवनत की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश के बायस बनने वाली फ़ौरी अवामी अहमियत के हामिल मामले की जानिब तवज्जो दिलाऊँगी, जो इस्लामाबाद में हेपेटाइटिस सी के मरीज़ों में नुमाया इजाफे से मुताल्लिक़ है। जी मिनिस्टर फॉर हेल्थ आज़म तार साहब सर, टू मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट। जनाब स्पीकर जी सर, पहले ही बहुत है जी। जी सर, इसमें जो ब्रीफिंग में आया है जी कि हेपेटाइटिस प्रोग्राम जो है वो 2005 में प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त के वज़ीर आज़म ने शुरू किया। प्राइम मिनिस्टर हेल्थ प्रोग्राम जो हेपेटाइटिस प्रोग्राम था, और 2011 में सर जो डेवोल्यूशन प्लान में ये सारा सूबों को मुंतकिल हो गया, लिहाजा फेडरल लेवल पर कोई बाकायदा प्रोग्राम नहीं था उस हवाले से आफ्टर द डेवोल्यूशन, क्योंकि हेल्थ डिवॉल्व सब्जेक्ट था। इस्लामाबाद के अलबत्ता 2 बड़े अस्पतालों में इस बीमारी का इलाज किया जाता रहा जी, ये पेम्स और पोली क्लिनिक में, और वहाँ पे इस्लामाबाद के अलावा भी दीगर इलाकों से लोग आते हैं, जिसके लिए GB, AJK, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के ख़ास तौर पे जो करीबी अजला हैं उन्हें भी सर प्रॉपर यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। लेकिन ज़ाहिर है सर, डेटा में हम वो नहीं दे सकते कि कौन से सूबे से, कौन से ज़िले से किसने दवाई ली या इलाज करवाया। अब सर कल वज़ीर आज़म साहब ने एक मेगा प्रोग्राम का आगाज़ किया है जी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने इसके बारे में कल बाकायदा इसकी लॉन्चिंग भी कर दी है जी। ये PSTP का प्रोग्राम है जी, और इसमें इंटरनेशनल हेल्थ पार्टनर्स भी हमें हेल्प करेंगे। ये 35 बिलियन का प्रोग्राम है। आपने जैसे लाहौर में देखा सर, वहाँ पे किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट के लिए हॉस्पिटल बनाया गया था। तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो फेडरल कैपिटल में शुरू होने जा रहा है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, जिसमें सर डायग्नोसिस भी है और इसमें ट्रीटमेंट भी शामिल है। पेम्स की हद तक सर 1 साल जो पीछे गुजरा है उसमें तकरीबन 90,000 जो हैं हेपेटाइटिस सी के और बशमूल HCV के टेस्ट हुए, जिनमें से हेपेटाइटिस सी के हवाले से 3,664 जो पॉजिटिव केसेस थे, यानी 4% जो है वो पॉजिटिव रेशो है। इनकी ट्रीटमेंट भी की गई, जो दवाई मुयस्सर थी वो फ्राहम की गई है। ये मरीज़ भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अलावा दीगर सूबों और अजला से थे, जिनका एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है लेकिन नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब का जो ये मेगा प्रोग्राम आ रहा है, इसी हवाले से 35 बिलियन वर्थ के साथ PSTP और इंटरनेशनल सपोर्ट के साथ, उससे सर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ एक स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी जो है वो मुहैया की जाएगी पाकिस्तान के शहरियों को फेडरल कैपिटल में वफाकी हुकूमत की जानिब से। आसिया नाज तनौरी साहब एक सवाल कीजिए। आसिया नाज तनौरी साहब उसने तो बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया, लेकिन सर इसके बावजूद भी हेपेटाइटिस के जो पेशेंट है उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। और मैं ये कहूँगी कि क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया गया है अवेयरनेस के हवाले से ताकि जो है उसको कम किया जाए। और 90,000 का जो डाटा वज़ीर साहब ने दिया वो भी ठीक है, लेकिन पहले जो है दवाइयाँ दी जाती थी हेपेटाइटिस की, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करती थी। अब जो है ज़ाहिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में ये शुरू हुआ था प्रोग्राम, और इसी में जो है फॉलोअप भी किया जाता था कि किसी को दवाइयाँ दी गई हैं, दवाइयाँ पहुँची हैं कि नहीं, और सूबों तक मुंतकिल होने वाली बात वो भी दुरुस्त है। लेकिन इस्लामाबाद जैसे इलाके में अगर ये अभी भी हेपेटाइटिस जैसे मौजी मर्ज़ है तो इसके लिए मुकम्मल तौर पे जो है इसका फॉलोअप करना चाहिए कि क्या वजूहात हैं जो अभी तक यहाँ पे मौजूद हैगा और इसको ख़त्म किया जाए। जी मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। कंटेजियस डिज़ीज़ है जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए भी जाती है जी, और हमारा जो ख़ित्ता है ख़ास तौर पे 1990 ऑनवर्ड
इस पे आगा खान फाउंडेशन ने बहुत ज़्यादा बड़ी रिसर्च की थी, आपको पता होगा, और उसमें स्टेटिस्टिक्स दिए। इनिशियल कॉजेज़ में जो है वो पानी भी शामिल था, लेकिन जब एक दफ़ा हेप सी का मरीज़ एक दफ़ा जब डायग्नोज हो जाता है तो फिर इसकी जो आगे फर्दर फैलाव है वो ब्लड टेस्ट के हवाले से, सिरिंज के इस्तेमाल से, कंटेमिनेटेड ब्लेड्स के हवाले से, क्योंकि ये ब्लड से ख़ास तौर पे ये मुंतकिल होता है, उसके लिए ठीक फरमा रही हैं आपके अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए। और मेरे ख़्याल में पिछले 30 साल में ये बात बारहा कही गई, मुख्तलिफ़ फोरम्स पे सरकारी कैंपेन्स भी इस पे चलाई गई कि लोगों को ये आगाही दी जाए कि इस बीमारी का इलाज मौजूद है, नंबर 1, और नंबर 2 इसको फैलाव से रोकने के लिए आपको इस्तेमाल शुदा सिरिंज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, आपको इस्तेमाल शुदा ब्लेड उस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको जो डेंटिस्ट के पास फैसिलिटीज़ हैं या जराही के मामलात में उसमें इस्तेमाल शुदा जो आलात हैं वो नहीं यूज़ होने चाहिए, और उनकी प्रॉपर रेसिपीज़ हैं कि किस तरह से उनको स्टेरलाइज़ किया जाए। बारकैफ वफाकी हुकूमत, जैसे मैंने अर्ज़ किया, इस बारे में एक मेगा प्रोग्राम लेके आ रही है और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको आने वाले सालों में फ़र्क नज़र आएगा। जी उमर अयूब साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। अपने साथियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज़रा आप अपोजिशन बेंचेस में ज़रा गौर से बात सुनिएगा। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। मैं ब्रीफली आपसे ये बात करूंगा, आपके 4-5 मिनट ही मैं लूँगा। बुनियादी तौर पे जनाब स्पीकर, हमारे इस हाउस के मोअज़्ज़ज़ रुकन जनाब हाजी इम्तियाज़ साहब को पिछले दिनों 5-6 दिन हो गए हैं, उनको अपनी अलील वालदा मोहतरमा को मिलने के लिए जा रहे थे और नामालूम अशखास की गाड़ी ने और उनको वहाँ से पिक करके पहले एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट सरगोदा के तहखाने में रखा, वहाँ से लेके गुजरांवाला में शिफ्ट किया। जनाब स्पीकर, अभी थोड़ी देर पहले हमारा डेलीगेशन अपोजिशन साथियों का आपके पास आया और प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए रिक्वेस्ट की। ये चीज़ बंद होनी चाहिए। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है जनाब स्पीकर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 41 मेंबर्स का जो एक एप्लीकेशन गई है इलेक्शन कमीशन में, उसके हवाले से हमारे जितने यहाँ पे मेरे सर साथी मौजूद हैं जनाब स्पीकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पे MNAs और पंजाब असेंबली में MPs, हर एक के ऊपर पंजाब एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के पर्चे नाजायज हो गए और उनको वो ज़दोकोब कर रहे हैं, इनके पीछे छापे पड़ रहे हैं बैसियत एक कस्टोडियन ऑफ द हाउस। जनाब स्पीकर, अचानक एक ही दिन एस जो है या एंटी करप्शन जो है वो उनको कोई इल्हाम हुआ, वो उठ के उन्होंने बात की है। नंबर 1, इस पे आप इस पे नोटिस लें जनाब स्पीकर। दूसरी अहम बात ये जनाब स्पीकर कि यहाँ पे हमारे मुबीन आरिफ जाट साहब हैं, वो ट्रेनिंग के लिए दुबई गए हुए थे, इस हाउस का मेंबर है, उस हवाले से वहाँ पे वो गए हैं, उनका नाम भी अभी स्टॉप लिस्ट पे डाल दिया है, उनके खिलाफ भी एस का पर्चा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए जनाब स्पीकर। 2-3 प्रिविलेज मोशंस हैं, वो भी आपके सामने हम लोग रखेंगे। आखिरी चीज़ जनाब स्पीकर, 3481 कनाल अराजी मिलिट्री इत्तेफाक से वो मेरा हल्का भी आता है। ये 2 गांव इस्लामाबाद के बिल्कुल ऊपर आते हैं, शाहला देता से ऊपर, उनका नाम है आपका कैंथला और दूसरा कोट जंदा। ये 2 मौजे मिलिट्री एस्टेट्स इस जिले में तरबेला डैम, खानपुर डैम, आपके मुतअद्दिद डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं। यहाँ के पहाड़ के लोग हैं जनाब स्पीकर, कैंथला और कोट जंदा के, इनकी ज़मीन कौड़ियों के दाम अक्वायर होगी। ये लोग यहाँ से कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे नकल मकानी करेंगे? इस चीज़ के ऊपर इसको हम लोग इनकी इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं जनाब स्पीकर। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को आप इमीडिएटली आप डिफेंस कमेटी के सामने सुपुर्द करें और डिफेंस कमेटी में मिलिट्री एस्टेट के का गोल्फ कोर्स है आपका, यहाँ पे आपका जो डिफेंस DCI बना है डिफेंस कॉम्प्लेक्स,
उसका गोल्फ कोर्स है, नेवी का गोल्फ कोर्स है, वहां पे गोल्फ कोर्सेज खत्म करके वो जमीनें बना ले जिस मर्जी के लिए बनानी है। जरूरी है आपने जाके गरीब लोगों की जमीन जो है पहाड़ी इलाकों के, जो हमारे साथी हैं पहाड़ी इलाकों के, यहाँ पे केपी में पहले ही लोगों के पास कनाल की जमीन होती है, वो उसका मुतबादल इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा जनाब स्पीकर, इस चीज के ऊपर आप डिफेंस कमेटी को ये रेफर करें कि इस चीज को हम लोग इसकी रोकथाम करें और गरीब आदमियों को, गरीब मेहनत कश लोगों को दर बदर होने से बचाएं। ये केपी का एक बहुत बर्निंग इशू है। बहुत शुक्रिया जी। मैं एक जी बात कीजिए, ख़त्म नबूवत की बात आप कर रहे हैं साहबजादा साहब, साहबजादा हामिद साहब। सर, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिही मा काना मुहम्मदुन अबा अहादिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी। जनाब स्पीकर, आज आपके तवस्सुत से मैं यहाँ पर कोई पार्टीज़म की बात नहीं करूँगा। ख़त्म नबूवत उतना ही मेरे ईमान का हिस्सा है जितना आपके ईमान का हिस्सा है, जितना आज इस ऐवान में मौजूद हर साहिब ईमान मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। आईने पाकिस्तान के अंदर वाज़िया तौर पर यह चीज़ दर्ज है कि जो मरज़ई अहमदीज़ हैं वो किसी भी जगह पर हम उनकी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, उनकी किताब को कुरान नहीं कह सकते, और वो किसी भी जगह पर ऐसा फेल सरजद नहीं कर सकते जो शायर इस्लाम से शामिल हो। जनाब वाला, ये एक केस हुआ, उस वक़्त मेरे से पहले चेयरमैन पंजाब कुरान बोर्ड थे मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद शालवी, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाए, कोविड की वजह से इस दुनिया से चले गए। और उसके बाद मैं एक इंसिडेंट हुआ और हमें इतला मिली कि एक जगह के ऊपर कुरान पाक तहरीफ शुदा सूरत के अंदर और तहरीफ शुदा तर्जमा के साथ प्रिंट और पब्लिश हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द पंजाब कुरान बोर्ड एक्ट, जो नॉन मुस्लिम्स हैं न वो कुरान पाक की प्रिंटिंग कर सकते हैं न वो कुरान पाक की पब्लिशिंग कर सकते हैं। जनाब आला, उस फैसला के ऊपर वो मटेरियल भी वहाँ से ज़ब्त किया गया। उसके बाद प्रॉपर FIR 295C की लॉन्च हुई। सेशन कोर्ट में ये मुबारक सानी का केस गया, वहाँ से उसकी ज़मानत जो है वो रद्द हुई। उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर वो केस गया और उसकी ज़मानत वहाँ से रद्द हुई। उसके बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस आया, पहले उसकी ज़मानत अलाउ की गई और रिव्यू पटिशन के अंदर ये वहाँ पर बात की गई जो कि पाकिस्तान के आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है, जो हमारे करोड़ों मुसलमानों के जज्बात से खेलने के मुतरादिफ है। हमारी सीटें, हमारी इज़्ज़तें, हमारी जान माल, हमारी सियासी वाबस्तगियाँ, ये सब जूते की नोक पर हैं जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात आती है। जनाब वाला, वहाँ पर यह बात की गई कि वो अपनी बिल्डिंग के अंदर, अपनी चार दीवारी के अंदर अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ वो वहाँ पर पेश कर सकते हैं और उसकी बात कर सकते हैं। मैं सवाल पूछता हूँ अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजी से कि जनाब वाला मुझे ये बताएं कि हम सब बाशऊर मुसलमान हैं और हमारे यहाँ किसी को काफिर करार देना, किसी के ऊपर फतवे लगाना और किसी की तौहीन करने की इजाज़त नहीं है। हम क्या एक फ़िरका अगर पाकिस्तान में पैदा हो और वो यहाँ पर बैठकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे और हम उसे ये कह दें कि वो अपनी चार दीवारी के अंदर बैठ के ये बात कर रहा है, तो इसकी इजाज़त दी जा सकती है। 295C सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की ज़ामिन नहीं है। 295C सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की ज़ामिन नहीं है या उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती, बल्कि 295C 1,24,000 कमोवेश अंबिया और मुरसलीन में से हर एक की उसी तरह हुर्मत की हिफाजत करती है जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की हिफाजत की जाती है। और एक और बात अर्ज कर दूं कि यह नबी की हुर्मत की जो बात है, हम नबी की हुर्मत के मुहाफिज हो ही नहीं सकते।
हमारी औकात इतनी नहीं है, हमारी जुर्रत इतनी नहीं है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी की हिफाजत, उसकी हुर्मत की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अपने ज़िम्मे ली है। हम तो अपनी आखिरत बचाने के लिए और अपनी कब्र के लिए नबी की हुर्मत की बात करते हैं। इस सिलसिले में मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो आइन को रीराइट किया गया है, कुरान और सुन्नत के अहकामात के खिलाफ फैसला दिया गया है, शायर इस्लाम का मजाक उड़ाया गया है, कुरान पाक में तहरीफ की इजाज़त दी गई है। ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता कि कोई हमारे लाख सियासी इख्तलाफात होंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई आदमी अपनी मर्जी से 2 बंदे बैठे, 3 बंदे बैठे और वो कुरान पाक में तहरीफ की इजाज़त दे दें कि आप एक इमारत की 4 दीवारी के अंदर बैठेंगे और फिर वहाँ पर आप जो मर्जी तहरीफ कुरान के अंदर कर लें। मैं ये अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, मैं ये मुतालबा करता हूँ कि ये ऐवान भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे इस हवाला से, और आप इस हवाला से एक कमेटी बनाएं, सुप्रीम कोर्ट से बात की जाए कि आपने आईन पाकिस्तान को रीराइट किया है, आपने आइन की रूह से खेला है, और जिन जजेस ने यह काम किया है उन्हें इंसाफ के कटहरे के अंदर लेकर आना चाहिए। और मैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करें जनाबे वाला। ये कोई सियासी इशू नहीं है, ये हम सब के ईमान का मामला है, और मुझे यकीन है स्पीकर साहब कि आप इसके ऊपर कोई ऐसी रूलिंग देंगे जिसके साथ जो करोड़ों मुसलमान हैं पाकिस्तान में और अरबों मुसलमान पूरी दुनिया में, उनके जज्बात जो मजरूह हुए हैं, उसके ऊपर इंशाअल्लाह कोई ऐसा रूलिंग आएगी कि आपकी कब्र भी, आपकी आखिरत भी, आप फख्र भी महसूस करेंगे, और इंशाअल्लाह आपका ये फैसला सदियों तारीख में याद किया जाएगा। आपकी ये रूलिंग, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। साहबजादा साहब, इस इशू के ऊपर तो दो राय है ही कोई नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, उनकी तौक़ीर, और ये हम सब अपने दिलो जान से ये चीज़ चाहते हैं। तो मैं लॉ मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि जी वो इसके ऊपर ज़रा बात कीजिए, और जो जज्बात हैं हमारे यहाँ मेंबरान के, ये भी, ये दोनों साइड के मेंबरान के, ये भी पहुँचाए जाएँ। जी माइक खोलें। का दिया, और साहबजादा साहब ने जो बात की, मेरे ख़्याल में उस पर कुछ दूसरी राय नहीं है कि हर मुसलमान के ईमान का ये हिस्सा है कि हम अल्लाह ताला की वादनीयत पे और अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और ख़त्म नबूवत के ऊपर हमारा ईमान कामिल है, और इसके लिए आका की हुर्मत के लिए और अपने दीन की हिफाजत के लिए हम में से हर शख्स के रगों में दौड़ने वाले लहू से हमें ये हरारत मिलती है कि हमारी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो जिससे गुस्ताखों की हौसला अफजाई हो और उन्हें हौसला मिले कि सरज़मीन पाकिस्तान जो कि कलमे के नाम पे बना है उसमें वो इस तरह के काम कर सकें। लेकिन मेरे ख़्याल में जब बात आइन और कानून के दायरे में आती है तो हम सबको एक बाशऊर और एक संजीदा शहरी होने की हैसियत से ये भी फ़र्ज़ है कि उसको पहले देखा जाए, पढ़ा जाए, डिस्कस किया जाए, और उसके बाद इसके ऊपर राय दी जाए। मेरे भाई हैं, मुझे याद है मेरे कुछ साथी जो हैं उनके उस्ताद भी रहे हैं, साहबजादा साहब के लॉ पढ़ा भी है जनाब ने। 295C के हवाले से जो बात अभी कर रहे थे, मैं सिर्फ एक वजाहत, क्योंकि फ्लोर ऑफ हाउस पे हुई है, बतौर वज़ीर कानून मेरा ये फ़र्ज़ है। साहब 295C सिर्फ आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से, बाकी सेक्शंस हैं PPC में, लेकिन मैं एक तसी करना चाहता था। इन्होंने बात की आइन को रीराइट करने की, ये बात भी दुरुस्त है, और मैं कानून के तालिब इल्म की हैसियत से ये बात समझता हूँ कि अदालत को, चाहे वो अदालत आलिया हो या अदालत उज़्मा हो, उन्हें आइन की तशरीह का इख्तियार जो है वो तो पूरी एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में है, लेकिन आइन को रीराइट करने का
या आइन की हैयत तब्दील करने का या आइनी शिकों में लिखी हुई चीज़ों को एक नया रंग देने का इख्तियार नहीं है। और इसी वजह से ये बहस बड़े अरसे से चली आ रही है। माजी में भी कुछ ऐसे डिसीजंस आए और फ्यूचर में भी आएंगे कि अंडर द कलर ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तशरीह करते करते हम कई दफ़ा आइन रीराइट कर देते हैं। मिसालें आपके सामने हैं। आर्टिकल 63A के बहुत से जो क्या कहते हैं विक्टिम्स हैं वो इस मुल्क में हैं कि जिसमें ये लिख दिया गया फैसले में कि जी वोट डाला जाएगा, गिना नहीं जाएगा और डिस्क्वालिफिकेशन भी होगी। मैं इस मौजू के हवाले से कोई मुतनाज़ बात नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि इसे डिस्कस करें। जी बिल्कुल करना चाहिए। इसे लॉ एंड जस्टिस की कमेटी में अगर आप रिफ़र करते हैं किसी स्टेज पे वो ज़रूर देखें। लेकिन ये बात भी हमें संजीदा और बाशऊर शहरी होने की हैसियत से देखनी चाहिए कि आया रियासती निज़ाम की मौजूदगी में किसी को ये हक़ हासिल है कि वो कत्ल का फतवा जारी करे और वो भी मुनसिफ़ आला के बारे में। ये चीज़ें भी हमें डिस्कस करनी है। और इसलिए मैंने कहा कि जब ये बातें हम करते हैं, हमारे सीने मुनव्वर हैं, हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत की है आका की ग़ुलामी के लिए और हमारी जानें हाज़िर हैं हमारे प्यारे आका के लिए। लेकिन जब ये मामला आइन और कानून का आए तो फिर जज्बात के साथ थोड़ा सा शऊर और अकल से भी सर हमने सोचना है। इसीलिए मैं अर्ज़ करूँगा कि ये एक ऐसा इशू है जिस पे सारे ईवान की एक राय है। ये राय भी है कि आका की हुर्मत पे अगर आँच आएगी तो आवाज़ भी उठाएंगे, हाथ भी उठाएंगे। लेकिन ये राय भी है कि अकल और होश के साथ पहले चीज़ को पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, फिर ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उस पर वो अमल दरामद करे। क्या करना चाहती है उसमें रिव्यू जाएगा, उसमें नज़र सानी जानी है, उसमें रेजोल्यूशन जानी है, साउथ से क्या जाना है ये मुशावरत के बाद तय करें। लेकिन रियासत पाकिस्तान में किसी शख्स को ये हक़ नहीं दिया जा सकता कि वो घर बैठ के या मजमे में खड़ा होकर कत्ल के फतवे जारी करे। हमारा मुल्क एक कानून के ताबे है। आईने पाकिस्तान में एक तरीक़ाकार दर्ज किया गया है। इसके ऊपर रियासत की ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। आज कोई एक ज़द पे है, कल को कोई एक और ज़द पे होगा, तो हमें इस पर भी बड़ी क्लैरिटी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो इस वजाहत के साथ कि ये एक ऐसा कानूनी इशू है जिसको डिस्कस करने के लिए ज़्यादा बेहतर और अप्रोप्रिएट होगा अगर ये सारी जमातें, अगर आप जैसे बिज़नेस एडवाइज़री की एक शक्ल है, सारी जमातों की नुमाइंदगी है, वो असाब बैठ जाएँ, लॉ एंड जस्टिस की कमेटी को सौंपते हैं ज़िम्मेदारी, वो बैठ जाएँ और इसको एग्ज़ामिन कर लें। कई दफ़ा पहली रीडिंग में जब हम चीज़ें पढ़ते हैं, मेरे बड़े सीनियर लॉयर्स उस्ताद भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, सारी उम्र इसी काम में गुजारी। कई दफ़ा फ़र्स्ट रीडिंग में आप वो मीनिंग्स नहीं ले पा रहे होते। तो ये सारे एंगल्स हमें देखने चाहिए। सर ये एक बड़ा ज़िम्मेदार ऐवान है, एपेक्स फोरम है, मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है पार्लियामान में। हमेशा कहता हूँ यहाँ से जो बात जनाब स्पीकर हो वो मुस्तनद होनी चाहिए, वो शरीयत के, आइन के और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। हम सब के जज्बात एक जैसे हैं, लेकिन जो मेरी अर्ज़ ये होगी सब दोस्तों को कि इसे एक दफ़ा एग्ज़ामिन कर लिया जाए, उसके बाद इस पर एक रेजोल्यूशन पास की जाए। वो अब 4 दिन बाद हो सकती है, 2 दिन बाद हो सकती है, जो ये हाउस डिसाइड करे। बहुत शुक्रिया। हनीफ अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। हनीफ अब्बासी साहब, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ और आपने मुझे मौका दिया। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। कल हमने कौम के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लॉ मिनिस्टर ने बात की और जो मौलाना पता नहीं लिखते हैं साथ के नहीं, हामिद रज़ा साहब, साहबजादा हामिद रज़ा साहब, उन्होंने हमारी तर्जमानी की है। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और कुछ मुफ्ती साहिबान का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी रहनुमाई फरमाई। हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। ये तो मुमकिन नहीं है जनाब स्पीकर, जैसे आपने अपने जज्बात का इजहार किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
नामूस पर हमारी जानें, माल और हमारे बच्चे, जब ये सारे हमारा ईमान का हिस्सा कुर्बान करेंगे तो फिर हमारा ईमान मुकम्मल होता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, इवन यहां पर जो हमारे मिनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो भी इस बात का अकीदा रखते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि जो फतवों वाली बात है उस पे तो यहां पे किसी को कोई किसी किस्म का इत्तेफाक नहीं होगा कि हर शख्स अपनी अपनी फैक्ट्री लगा ले और वो फतवे जारी करता जाए, अपनी जाती लड़ाई को कभी कुरान पाक की बेहुरमती के साथ मुंसलिक कर दें, कभी होटल पे बिल ना दिया गया हो या झगड़ा हो गया हो तो एक शख्स को जला दिया जाए या फैक्ट्री के अंदर जला दिया जाए। ऐसे वाकयात की तो ना इस्लाम इजाज़त देता है, ना हमारा आइन इजाज़त देता है, ना कानून इजाज़त देता है। लेकिन एक मैं आपके सामने गुजारिश करना चाहता हूं, जो साहबजादा साहब ने बात की, मैं क्योंकि कानून का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मैं आपके सामने 298 जे उसकी रोशनी में ये चंद लाइन पढ़ने लगा हूं जो उलमाए किराम ने भी हमारी रहनुमाई की है और कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने की रोशनी में भी, कि ये कादियानी ग्रुप, में उसका सारा नहीं पढ़ूंगा, ये जो ग्रुप है ये अपने आप को अहमदी कहलवाएं या किसी और तरीके से अपना नाम रख लें, ये किसी तौर के ऊपर अपने मजहब की तबलीग या तशहीर करे या दूसरों को अपना मजहब कबूल करने की दावत दे या किसी भी तरीके से मुसलमानों के मजहबी एहसासात को मजरूह करे, इसे किसी एक किस्म की सजा दी जा सकती है, वो 3 साल होगी और ये जाहिरन भी नहीं कर सकते जो इसमें लिखा है और ये छुप कर भी नहीं कर सकते। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि फैसले के अंदर जो 42 नंबर पैरा है उसके अंदर आखिर में जाकर यह कहा गया है, ताहम अपने घरों, इबादत गाहों और अपनी निजी मखसूस इदारों के अंदर उन्हें कानून के तहत मुकर्रर करदा। कहाँ पे कानून? कानून तो कहता है कि ना जाहिरन ना छुपे हुए, यानी इसका मतलब यह है कि वो एक अपनी इबादतगाह बनाएं सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी के अंदर, उसके अंदर मुसलमानों को बुलाएं और उनको मुर्तद करें। इसका यह मतलब है। इस चीज की कतन इजाजत जनाब स्पीकर नहीं दी जा सकती। और मैं उलमाए कराम को भी और ख़ास तौर पे मुफ्ती आज़म को भी, कि आप पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है पार्टीशन से पहले भी और बाद में भी, कि जिन्होंने 77 की मूवमेंट हो या गाजी इल्मुद्दीन शहीद का नाम हो या आमिर शहीद चीमे का नाम हो, ये सारे नौजवान थे, ये अपने नबी की हुर्मत पे कट मरे। लेकिन आप आज हमें होश के नाखून भी लेने हैं, जैसे ला मिनिस्टर साहब ने कहा, फौरी तौर के ऊपर कोई काम इससे ज्यादा अजीज नहीं है, पार्लिमानी कमेटी बने और उलमाए कराम को बुलाएं, मुफ्ती आजम को बुलाएं, बाकी तमाम जितने भी हमारे अकायद के लोग हैं सबको फौरी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान जिसकी जिम्मेदारी है वो इकट्ठा करे। उसके बाद जिस कंसेंसस पे आप पहुंचे, उसके बाद ये हम अपने मुअज़्ज़ज़ जो जज साहिबान हैं उनके सामने लेके जाएं। इसको रिव्यू में लेके जाना है, इसको क्यों कौन सा तरीका इख्तियार करना है, ये लॉ का स्टूडेंट भी जानता है, जज भी जानते हैं, सारे जानते हैं। लेकिन इसको ना अंडर द कारपेट किया जा सकता है जनाब स्पीकर जी, ना ही छोटी मोटी कमेटियों से काम चलेगा। इसका फौरी हल निकालना है ताकि ये इबहम दूर हो सके। इस वक्त लोगों के दिल दुखे हुए हैं। हाँ, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, किसी को इजाजत नहीं देनी चाहिए और जो भी फतवे दें उसे कानून जो आपका मौजूद है उसको आईनी हाथों से निपटना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अली मोहम्मद साहब जी, इसको इंशाल्लाह ये अली साहब और रफ़ीउल्लाह साहब के बाद इसको फिर हम इंशाल्लाह मैं बताता हूँ कि कमेटी को रेफर करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं।
इस ऐवान को ये एजाज़ हासिल है कि आज से कम व बेश 50 साल पहले जब फित्ना कादियानियत अपने उरूज पे थी, उस ज़माने में इस ऐवान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की क़ियादत में, जिस ज़माने में मुफ्ती महमूद साहब भी इस ऐवान का हिस्सा हुआ करते थे और जय्यद उलमा भी और हम जैसे आम सियासतदान भी और उस वक्त के नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ भी, एक कानून पास हुआ और अल्लाह के करम से उसके बाद उस कानून में कादियानियत को और कादियानियों को नॉन मुस्लिम इनकी गैर मुस्लिम करार दिया गया और फिर इस ऐवान को तकरीबन 50 साल बाद फिर ये एजाज़ हासिल हुआ कि बिल्कुल यूनानिमस, मुझे याद है वहाँ बहैसियत पार्लिमानी उमूर में खड़ा था और यहाँ से जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी के हमारे चतराल से मेंबर होते थे और MQM के हमारे भाई हमारे साथ गवर्नमेंट में थे, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और हमारे नॉन मुस्लिम्स भी जो यहाँ मौजूद थे। यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुई ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उसके बाद ये एक फ़ैसला हो गया कि पाकिस्तान में जितने जनाब स्पीकर साहब दरसी कुतुब हैं या ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, वहां जहां भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी आएगा, साथ ख़ातमुन नबीयीन लिखा जाएगा। और हमें बड़ी खुशी होती है जब हमारे प्राइमरी स्कूलों में, हमारे मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हमारे बच्चे जब दरसी कुतुब वो खोलते हैं तो वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ ख़ातमुन नबीयीन लिखा होता है। ये इस ऐवान का मुश्तरका एक एजाज़ था जो आज से चंद साल पहले अल्लाह ने हमें नसीब किया। अल्लाह के 100 नामों के नीचे ये जो फैसला आया है, इसके हवाले से मैं सूरह अहज़ाब की आयत जो हामिद रज़ा साहब ने भी पढ़ी, मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबीयीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ये बच्चों के लिए है कि वो इसको याद कर लीजिए कि अल्लाह ताला गवाही दे रहा है, अल्लाह ताला अपने कुरान अज़ीम शान में गवाही दे रहा है कि जब अभी आदम की तख्लीक नहीं हुई, क्योंकि कुरान लोहे महफूज में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 4 अरब साल पहले मौजूद था, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की गवाही अल्लाह बुजुर्ग बरतर आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी जब अभी तक कोई एक नबी भी नहीं आया, वो गवाही दे रहे हैं। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हदीस का मफहूम है, अबू दाऊद में हदीस नंबर 4252 और तिरमिज़ी शरीफ में हदीस नंबर 2219, और दोनों का मफहूम यह है कि मेरे बाद बहुत से ऐसे, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कमी बेशी अल्लाह माफ़ करे, मेरे बाद बहुत से ऐसे झूठे नबी आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अना खातमुन नबी ला नबी अबादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो साबित हुआ कि अल्लाह कहता है कोई रसूल नहीं आएगा, आप आखिरी रसूल हैं, और अल्लाह के हबीब कहते हैं मैं आखिरी नबी। तो नबूवत का भी दरवाज़ा बंद, रिसालत का भी दरवाज़ा बंद, और उसके ऊपर मोहर तस्दीक सब की 25 करोड़ अवाम ने अल्लाह के 100 नामों के नीचे इस ऐवान के जरिए, आर्टिकल 260 बड़ी लंबी तफसील है, टाइम ज़ाया हो जाएगा, उसमें यह क्लियर है कि जब तक आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातम नबीयीन की खत्म नबूवत पे यकीन नहीं रखते, आप मुसलमान नहीं हो सकते। और अब हमें उसकी हिफाजत करनी है, और उसके साथ साथ कुरान अज़ीम शान की भी अल्लाह ताला ने खुद इसका बीड़ा उठाया है। ये कोई भूल जाए कि हम खत्म नबूवत या कुरान की हिफाजत करेंगे, वो अल्लाह करेगा, लेकिन हमने अपना किरदार अदा करना है। मैं समझता हूं कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, छोटा मोटा वकील हूं, मेरे ख्याल में इस ऐवान को पुरजोर मुतालबा करना चाहिए अपनी सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमसे ज्यादा गुलामान रसूल मौजूद हैं, उनको हमसे ज्यादा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और उनकी खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए हमसे ज्यादा कुर्बानी के लिए तैयार होंगे। लेकिन इस फैसले से इबाहम पैदा हुआ है, इसलिए जरूरत इस अमर की है जनाब स्पीकर साहब कि जिस तरह
मेरे मोहतरम हनीफ अब्बासी भाई ने बात की है और जिस तरह हामिद रजा साहब साहबजादा साहब ने गुफ्तगू फरमाई है और जिस तरह लॉ मिनिस्टर साहब ने बात की है, मैं भी इन तमाम बातों को सेकंड करता हूं। सबसे पहली बात तो तरीके इंसाफ की तरफ से ये कहना चाहता हूं, किसी भी सूरत में रियासत के अलावा, हुकूमत के अलावा किसी को सजा देने का हक नहीं है। अगर एक शख्स किसी गुनाह का मुर्तकिब होता है, जुर्म का मुर्तकिब होता है, उसको पकड़ना, उसको सजा देना हुकूमत पाकिस्तान का उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसको उसकी जिम्मेदारी याद दिलाना इस ऐवान का काम है। और एक आखिरी बात और, जनाबे स्पीकर साहब, अगर चौक में कोई कत्ल खुदा न खास्ता हो जाए, उस पर 302 लगती है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम ये कहें कि नहीं चार दीवारी के अंदर हो जाए तो फिर ठीक है? नो, अगर चौक पे कत्ल है तो चार दीवारी में कत्ल है। और सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा जुल्म इस कायनात में अगर हो सकता है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत से इनकार और कुरान में तहरीफ की कोशिश है। जो ये कोशिश करेगा, ये ऐवान, ये 25 करोड़ अवाम उन हाथों को तोड़ मरोड़ के फेंक देंगे। इससे पहले कि अवाम निकले, इससे पहले कि अवाम निकले और वो खुद इंसाफ करे, हम ये मुतालबा करते हैं पुरजोर कि हुकूमत पाकिस्तान इसमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, सुप्रीम कोर्ट इसमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जब तक इसका रिजल्ट नहीं निकलता और इस पे कौम को एतमाद नहीं होता, तब तक ये ऐवान जाता रहेगा। मेरी दरख्वास्त है कि इस इशू को आप इसके लिए स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, उसमें सेनेट से मोहतरम मेंबरान को लाइए, उलमा कराम को बैठाइए, हमें मौका दीजिए और वो पार्लियामेंट्री कमेटी तब तक अपनी मीटिंग्स करती रहे और तब तक वो कमेटी अपनी ड्यूटी करती रहे जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले पे नजर सानी नहीं कर लेता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कादिर पटेल साहब, नहीं आप इशू दूसरी तरफ अफरीदी साहब ले जा रहे हैं, भी मैं मौलाना साहब को भी देना है, ये ख़त्म होगा इशू, कुछ बिजनेस लेंगे फिर करते हैं, इसको कंक्लूड भी करना है। जी पटेल साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद ख़ातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिराज, जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं इंतहाई हसास और पूरी जिम्मेदारी से मैं कह सकता हूँ कि हर मुसलमान, चाहे वो बहुत नमाजी परहेजगार हो या कलमा गो हो, सिर्फ उन सबको इस मसले पर उतना ही जोश, उतना ही गम और उतना ही गुस्सा होता है जितना कि किसी आलिम फाजिल को हो सकता है। सर, सबसे पहले तो ये बात बता दी जाए कि देखें, अगर किसी को सज़ा देने का हक नहीं है, और ये बात ठीक है, तो किसी को ऐसे फैसले देने का हक भी नहीं है कि लोग खुद सज़ाएं देने पे तैयार हो जाएं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये ऐवान भी जानता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते, और ये मसला उसमें सरे फहरिस्त है। अगर जो असल मसला है हम उसकी तरफ देखें और उस पर बात करें, तो मैं मुझसे पहले जो खतीब थे उनसे बिलखुसूस और बिलमूम पूरे हाउस से ये बात कहना चाहूँगा कि दरअसल फितना कहाँ है? फितना ह्यूमन राइट्स के नाम पर, इंसानी हुकूक के नाम पर मगरिब से फैलाया जाता है। ये मुर्तिद वहां जाते हैं और कहते हैं जी पाकिस्तान पे हम पे बहुत जुल्म हो रहा है।
हजारों वीडियोस, सैकड़ों वीडियोस आप सबने देखी। और मगरिब चूंकि इस्लाम के बारे में जानता नहीं, तो वो ये कहता है कि भाई आप लोग इनको मुसलमान क्यों नहीं मानते। मुसलमान, मैंने इससे पहले कुछ दिनों पहले एक हाउस में एक जिक्र किया था, बाद में पता चला कि उन जज साहब ने अपनी तस्हीह कर ली थी। वो हाई कोर्ट के जज साहब ने एक फैसले में लिख दिया द सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स, इट्स अ माइनॉरिटी। अब सब असल बात की तरफ आए। हम आज ये पैगाम इस हाउस से मगरिब के उन दानिश्वरों को, उन इंसानी हुकूक के अलमबरदारों को, उन झूठे किस्से ख्वानों को, उन इंसानियत के झूठे नारे बुलंद करने वालों को लाउड एंड क्लियर ये पार्लियामेंट आज ये मैसेज देना चाहती है कि भाई जुल्म हम नहीं कर रहे, हमला तो हम पर हो रहा है। हमसे पूछा गया कि भाई आप इन्हें मुसलमान क्यों तस्लीम नहीं करते। हमने कहा भाई बात सुनो, यहूदी हजरत मूसा को मानते हैं, तौरात को मानते हैं, वो यहूदी हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो साथ साथ हजरत ईसा को भी मानना शुरू कर दें तो क्या वो यहूदी रहेंगे? आंसर इज नो। इसी तरह ईसाई हजरत ईसा को मानते हैं, इंजील को मानते हैं, वो ईसाई हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो साथ साथ किसी और नबी को भी मानना शुरू कर दें तो क्या वो ईसाई रहेंगे? द आंसर इज नो। ओ भाई, इसी तरह अगर ये मुनाफिक अपने आप को मुसलमान कहते हैं और मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को नबी मानते हैं तो ये कभी भी मुसलमान नहीं हो सकते, ये कभी भी मुसलमान नहीं हो सकते। ये तो हम पर हमला है, ये हमारा टाइटल इस्तेमाल करते हैं। करोड़ों में से 2, 4, 5 अलग लोग होकर और मगरिब से कहो कि तुम इन्हें सियासी पनाहें दो, इंसानी हुकूक के परचम बुलंद करो। एक सीडी की कॉपीराइट हो जाती है किसी फिल्म की तो कानून लागू हो जाते हैं। कॉपीराइट को बहुत बड़ा जुर्म बना के पेश किया जाता है। आज ये मुनाफिक अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपनी तहरीफ शुदा किताब को मेरा कुरान कहते हैं, लेकिन इनको ये कॉपीराइट नजर नहीं आता, इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। ये लाउड एंड क्लियर मैसेज हमारी तरफ से जाना चाहिए। इस मुकद्दस ऐवान ने अजीम फैसले जो किए उनमें से ये एक अजीम तरीन फैसला है और ये हमेशा के लिए एक मोहर है। मैं समझता हूं जब तक एक भी मुसलमान बाकी है, एक भी कलमा गो बाकी है, हरगिज़ नहीं हमारी लाशों पर से ये काम कभी भी ना डिस्कस में लाए। मैं तो हमेशा कहता हूं इसको आप डिस्कस में ही ना लाएं। ये खत्म शुदा चैप्टर है, ये क्लोज है, इस पर मोहर लग चुकी है। एक सवाल कि ये मुर्तद, आपको शायद पता ना हो, मैं एक बात शायद अगर जिन लोगों को पता ना हो मैं एक बात का उनके इल्म में इजाफा करूं कि ये अपनी उन किताबों का ये मुर्तद जो अपने आप को पता नहीं क्या कहता है, मैं तो वो लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करता, ये अंग्रेजी में तर्जुमा नहीं कराता। इदरी साहब पता है आपको क्यों? बहुत कम लोगों को पता है कि ये अपनी जो उसकी मिर्जा मुर्तिद की लिखी हुई किताबें हैं उसका अंग्रेजी में तर्जुमा नहीं कराते, क्योंकि नाऊजुबिल्लाह 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 मैं दोहरा नहीं सकता जो इस मुर्तिद ने उन किताबों में दीगर अंबिया और शोहदाए करबला जिनके अब मज़ारात पे मैं आगा साहब और
शगुफ्ता हाजिरी देने गए, वो शहजादे जन्नत के जिनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे तवील कर देते थे, तो वहां भी कुछ लोग कहने लगे कि पता नहीं आप किस फिरके से हो, इस फिरके से हो। फतवे ना दें, लेकिन मैं चाहता हूं ऐसा माहौल भी पैदा न करें कि हम मुसलमानों की सबसे बड़ी दौलत हमारा ईमान और आका नामदार खातमुन नबीन पर ईमान है। वो खातमुन नबीन है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी थे, हैं और रहेंगे जब तक भी एक मुसलमान बाकी है, उसकी सांस में सांस बाकी है। न इस मसले को छेड़ा जाए, न इस मौजू को छेड़ा जाए। अगर फिर खून खराबा हुआ, लॉ मिनिस्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन साथ साथ इन जजों को बताएं कि ये फितना तुम पैदा कर रहे हो, ऐसे फैसले दे के हम नहीं। ये फितने नहीं होने चाहिए, यहां तक तो मैं आपके साथ हूं, लेकिन फितना पैदा करने वाले को कितनी बड़ी सजा मिलेगी, एक बार फिर माशाल्लाह खड़े होकर यह भी बता दीजिए कि जो इस 25 करोड़ आवाम में फितना पैदा करता है, जो पता नहीं कितनी लाखों में तनख्वाहें लेकर इस कौम को अपनी कलम के जरिए इस आग में झोंकना चाहता है, हमारे ईमानों पर ज़र्ब लगाना चाहता है, हमारे जज्बात पर खेलना चाहता है, उसको कितनी बड़ी सजा हम देने जा रहे हैं, यह भी पता होना चाहिए जी। लिहाजा मैं सर स्पीकर साहब आपसे दरख्वास्त करूंगा, मैं 10 बजना अपने भाइयों से अपील करूंगा, कोई कमेटी ना बनाओ। मेरा आका आखिरी नबी है, मेरा ईमान है, हम सबका ईमान है। इस मसले को दोबारा पेचीदा और डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, एक कमेटी बनाओ कि जो इस किस्म के फैसले देते हैं जिससे अवाम में बेचैनी, इंतशार और फितना फैलता है, उन लोगों की क्या सजा होनी चाहिए। और आर्टिकल को अगर रीराइट किया गया, और आर्टिकल को अगर रीराइट किया गया तो क्या वो आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है या नहीं आता, यह भी बताया जाए। क्योंकि आईन में तहरीफ तो फिर आर्टिकल 6 आपके पास ऑलरेडी मौजूद है और उसकी सजा मौत है। तो मैं इस हाउस से, आपके तवस्सुस से, अपनी तमाम जमातों के साथ मिलकर एक लाउड एंड क्लियर मैसेज भेजना चाहता हूं। चाहे कितना ही लंबा काला कोट आप पहन लो, चाहे कितने ही लोगों को आपने फांसी पर चढ़ा दिया हो, आप हमारे ईमान पर हमला मत करो, हमारे ईमान पर खुदा के वास्ते हमला मत करो। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है वो हमेशा रहेगी, तुम कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया जनाब। प्रोफेसर गफूर हैदरी साहब। जी हैदरी साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया आपका कि इस अहम मौजू पर आपने पार्लिमान के मेंबरान को इजहार ख्याल की इजाज़त दी और इंतहाई हसास मौजू है। और आपके इल्म में है कि 74 में जब ये तरमीम आ रही थी तो उस वक्त इस फितने को तकरीबन 90 साल हो गया था और उस वक्त मुंतखब पार्लिमान था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे। मैं उन्हें शहीद कहता हूँ, वो शहीद ख़त्म नबूवत है। और मेरे ख़्याल में सबसे बड़ा जुर्म उसका यही था कि बहैसियत वज़ीर आज़म उसने कादियानियों के कुफ्र पर दस्तखत किए। और अल्लाह ताला अगर इस भुट्टो साहब का ये अमल भी कबूल फरमाए तो मैं समझता हूँ कि जन्नती होने में कोई शक नहीं है। जनाब वाला, आज जैसे कहा गया कि 50 साल हो गए
और यकीनन 74 में आज 24 है। तो काफ़ी मराहल ऐसे आए कि उस आइनी तरमीम में तरमीम करने की बातें चली और नामूस रिसालत के कानून में बातें चली, लेकिन किसी मरहले पर भी पाकिस्तान के मुसलमानों ने ऐसी किसी तजवीज़ को कबूल नहीं किया। पिछले अयाम में पिछले अयाम में हल्फनामे में तरमीम की बात आई और वो बात यहाँ से मंजूर भी हुई थी। आम आदमी नहीं समझता था कि इस तरमीम से कोई ऐसा नुकसान भी हो सकता है। हल्फनामे में ये बात थी कि मैं हल्फिया इकरार करता हूँ, हल्फन इकरार करता हूँ, इसको काट के मैं इकरार करता हूँ, बाकी इबारत वही थी। उस पर सेनेट में हंगामा हुआ और हमने उस पर एहतजाज भी किया। उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने बात मान ली और कौमी असम्बली से, चूँकि उनकी अक्सरियत थी, कहा कि जी इस कानून, ये जो कानून नया बनने जा रहा है इसको रोको और पुराने हलफनामे को बहाल करो। इसी तरह माजी में एक बात आई कि नामूस रिसालत के कानून में तरमीम की जाए, तो हमने एहतजाज किया, कराची से फिर लाहौर आए और फिर उसका नतीजा ये हुआ कि वो चूँकि ऐसी बात करने वाला गवर्नर था तो कानून हरकत में नहीं आई। एक नौजवान जज्बाती होकर उस गवर्नर को कत्ल कर दिया। तो हम कहते हैं कि जैसे बिल्कुल पटेल साहब ने, जो भी जिन हजरात ने भी बातें की है, जनाब हमारे आमिर रज़ा साहब ने भी, हम सब की बात एक ही है कि ख़त्म नबूवत का मसला तय है। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ जनाब स्पीकर, इस पार्लियामेंट को मुकन्नना कहते हैं, कानून साज इदारा कहते हैं। तो जज साहब मुझे ये बताएं, या जज साहिबान हमें ये बताएं, कौम को बताएं, पार्लियामेंट को बताएं कि उन्हें आइन में तरमीम करने का इख्तियार कहाँ से मिला। आइन की तशरीह, आइन में तरमीम वो नहीं कर सकते। तो इसलिए जज साहब खान की इस किस्म की राय को मैं जूते की नोक पे रखता हूं और मैं कहता हूं कि आज ही करारदाद मुजम्मत पास होनी चाहिए कि आइंदा किसी को हिम्मत और जुर्रत ना हो। और मैं ये भी बताना चाहता हूं स्पीकर साहब, मैं जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, मैं किसी को कहूँगा नहीं कि तुम खुदा न खास्ता कोई तलवार उठाओ, खुदा न खास्ता कोई बंदूक उठाओ, खुदा न खास्ता ऐसे शख्स का सर कलम करो, मगर हम नहीं कहेंगे ऐसे मुसलमान हैं जो ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा इक़दाम करे। तो उस इक़दाम को रोकने के लिए बेहतर ये है कि इस रास्ते को आप रोकें और जज साहिबान को एक पैगाम दे दे कि आप इसके मजाज नहीं हैं। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे, जज साहब पता नहीं आंखें बंद करके इस तरह के फैसले सादिर करते हैं। 4 दीवारी में जुर्म हो तो उसकी नौयत और है, खुलेआम हो तो उसकी नौयत और है। मैं तो समझता हूँ कि 4 दीवारी के अंदर जो जुर्म होता है, चाहे कत्ल की सूरत में, चाहे जिना की सूरत में, चाहे किसी और जुर्म की सूरत में, उसकी सज़ा ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए कि वो छुप कर काम करता है, लोगों के नज़रों से छुप के काम करता है, जुर्म का इर्तिकाब करता है और इसलिए से करता है कि मेरा ये जुर्म छुप जाए। तो इस कादियानी ने तहरीफ कुरान की है, इस कादियानी ने नामूस रिसालत की तौहीन की है। तो हर लिहाज से मैं समझता हूँ कि जज साहब के इस राय को मुस्तरद करना चाहिए, पार्लियामेंट के तवस्सुस से मुस्तरद करना चाहिए। पार्लियामेंट मुकन्नना है, पार्लियामेंट वो इदारा है जिसके फैसले के सब इदारे जो है पाबंद होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ जब भी ऐसी बात आ जाती है तो जनाब वाला जज साहिबान की राय अलग होती है, पार्लियामेंट की अलग होती है। तो फिर इस तरह ये मुल्क कैसे चलेगा। और ये हसास मसला है, हमने तजुर्बा किया है जनाब स्पीकर, बहुत हसास मसला है। मकातिब फ़िक्र, यहाँ मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र है।
लेकिन जब ख़त्म नबूवत की बात आती है तो आप यकीन जानिए कि गया गुजरा मुसलमान, कमज़ोर मुसलमान, बेनमाजी मुसलमान, वो भी जान देने के लिए सड़क पे निकल आता है। एक दफ़ा मेरी तश्कील हुई लाहौर में ऐसे एहतजाज का, तो मैं सोच रहा था कि या अल्लाह लाहौर में लोग आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा। यकीन जानिए मैं जब निकला तो लाखों लोग गली कूचों से सैलाब की तरह सब आ रहे थे जलसगा। तो मैंने यकीन कर लिया कि मुसलमानों का जज्बा अभी भी ज़िंदा है और इस मसले पर सारे जहां के मुसलमान मुत्तफिक हैं। तो ख़त्म नबूवत का एक ऐसा मसला है जो हमारे पार्लियामेंट ने तय किया है और ये पार्लियामेंट एक अवामी इदारा है, उसने तय किया है। और उसके बाद 40 साल बाद, उस वक्त 40 साल बाद जब हलफनामा में तरमीम की जा रही थी और फिर उस हलफनामे को तरमीम मुस्तरद हुई और फिर उसी हलफनामे को दोबारा उसी तरह बहाल किया गया, तो मैंने उस मौके पर भी कहा कि ये पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मोजिज़ा है कि 40 साल बाद, उस वक्त हालात कुछ और थे। उस वक्त हमारी जिहाद जो है वो अमेरिका को कबूल था, इस्लाम, शरिया, सारी चीज़ें, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं। लेकिन उसके बावजूद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर उस हल्फनामे को बहाल करके ये बता दिया कि कादियानी कल भी काफिर थे, आज भी काफिर है और क़यामत तक काफिर रहेंगे। इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये जो राय है ये आइन के भी ख़िलाफ़ है, कानून के भी ख़िलाफ़ है, शरीयत के भी ख़िलाफ़ है और यहाँ के मुसलमानों के जज्बात के भी ख़िलाफ़ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ख़ुद से अपनी राय या जज साहबान ने जो राय दी है खुद से वापस ले ले और इस बात का एतराफ़ करे कि हाँ हमसे गलती हुई। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन ये कि इस पर डटे रहना ये नुकसान का बायस बनेगा। मैं अभी से बताता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चेयरमैन लॉ कमेटी भी तशरीफ़ रखते हैं, कि हम इसको रेफ़र करते हैं लॉ कमेटी को, कल ही मीटिंग करें और सारे मेंबरान को ये नोटिस होगा, जो भी उसमें जाके बैठ के हिस्सा लेना चाहे पूरी पार्लियामेंट से, उनके लिए ये इंशाल्लाह रास्ता खुला होगा और कल ही मीटिंग करें। जी लॉ मिनिस्टर साहब। इजाज़त से ये वजाहत कर दूं कि ये कुछ 26-27 सफ़े का फ़ैसला है। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ अरकान से ये इस्तदा करूँगा कि कमेटी में जब बैठें फ़ैसले को बारीक बीनी से देखा जाए। जैसे हज़रत कादरी मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहब ने फरमाया कि पार्लियामान की ज़िम्मेदारी है, आप कानून साजी के ज़रिए से, पार्लियामान बाइख्तियार है कि वो पाकिस्तान की किसी भी अदालत के फ़ैसले में जो तब्दीली लाना चाहें, तहरीफ़ करना चाहें, वो कर सकती है। लेकिन मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि ये सारी एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए फ़ैसले के एक एक लफ्ज़ को इकट्ठे बैठ के पढ़ें, उस पर आरा लें उलमा की। हमारे हाउस में माशाल्लाह बहुत अच्छे आलम दीन भी मौजूद हैं और वकला की भी कमी नहीं है। और आपने मुनासिब फरमाया जनाब स्पीकर के कमेटी के सुपुर्द करके इस पे बगौर मुताला करने के बाद फिर जो आरा हैं वो जब हाउस के सामने आएंगी तो उसके बाद मज़ीद ख़यालात का इज़हार किया जाए। इज्तमाई जज्बात सारे हाउस के एक ही हैं और वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार हैं। किसी किस्म की गुस्ताखी का या किसी किस्म की उसमें तहरीफ़ का, कमी का कोई सोचा भी नहीं जा सकता। तो इस इस्तदा के साथ कि जो लॉ एंड जस्टिस की कमेटी है वो को ऑप्ट करे बाय इन्विटेशन, या जो ख़ुद रज़ाकाराना तौर पे उसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो चेयरमैन साहब को अपना बताएं। नोटिस इन्फॉर्मेशन सब मेंबरान को दे देंगे जो आना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कल करें मीटिंग, परसों करें, जुमे को करें, पीर को फिर से करें, ताकि ये जल्द से जल्द इशू नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप कल करें, परसों करें, जब तक ये कंक्लूड नहीं होता तो इसको कंक्लूड करके जी कल ही मीटिंग, कल ही चेयरमैन साहब ये कल ही मीटिंग का ये नोटिस दे दें। जी लॉ मिनिस्टर साहब कि जो भी फैसला है उसको हर्फ बहर्फ पढ़ने के बाद
सतर बसतर पढ़ने के बाद उस पे जो आराम मुरतब की जाए वो हाउस के सामने लाई जाए। जनाब स्पीकर, क्योंकि जो अपने जज्बात का इजहार सब ने कर दिया, लेकिन अब ये क्योंकि शरई आइनी और कानूनी मसला है, और जैसे हैदरी साहब ने कहा इस हाउस को ये इख्तियार है कि हम इस पे मुनासिब कोई भी जो मुनासिब कानून साजी है उसके ज़रिए से या थ्रू रेजोल्यूशन इस बात का हम जो भी वे आउट है वो निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आइटम नंबर 3, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल जी। नूर आलम, बस हो गई जी। अब ये रेफर नहीं या हाउस नहीं जो कमेटी नहीं ताहिर साहब, कमेटी फैसला करके हाउस को बताएगी क्या करना, चाहे सारे मेंबरान हो जी। ये बहस होती रहेगी जब तक ये आता नहीं जी। एक कमेटी को रेफर हो गया, अब इसके ऊपर फर्दर बहस होगी जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी जी। नूर आलम खान साहब टू मूव आइटम नंबर 3। नूर आलम खान साहब नॉट प्रेजेंट, ड्रॉप। आइटम नंबर 4 नूर आलम खान साहब नहीं है। आइटम नंबर 5 बिलाल अजहर कियानी साहब टू मूव आइटम नंबर 5। I move for leave to introduce a bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024. जी, Minister of Parliamentary Affairs, do you oppose it? मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब है कि इस बिल को कमेटी को रेफ़र कर दिया जाए विद सम टाइम फ्रेम, ताकि उस पर सारी जमातों के मेंबरान मौजूद हैं। इसमें भी मामला यही है कि आइन की तशरीह करते हुए आइन की कुछ शिकों को ये डिबेट की जा रही है, रीराइट किया गया। मेरे ख्याल में हाउस में डिबेट करने से पहले एक दफ़ा कमेटी को तफवीज़ किया जाए, जो हमारी प्रैक्टिस है, और कमेटी को कोई टाइम फ्रेम फ्राहम कर दिया जाए ताकि ये मामला लटक ना जाए। चलिए, now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill further to amend Election Act 2017, the Election Second Amendment Bill 2024 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, and the leave to introduce the bill is granted. Bilal Kiani Sahab to move item number 6. I hereby introduce the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024. The bill in question stands introduced. Item number 7, Amjad Ali Khan Sahab to move item number 7. Amjad Ali Khan Sahab to move item number 7. Thank you, Mr. Speaker Sahab. I wish to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, Article 9A. जी, Minister for Law, do you oppose it? सर, इसमें क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और फिर 9A का इजाफा चाह रहे हैं, ये डिवॉल्ट सब्जेक्ट है हेल्थ का, उसके हवाले से जो मतन है वो ये कह रहा है कि जी फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में से शामिल किया जाए स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, लेकिन ये सूबों की जब तक सर इनपुट नहीं आएगी और फाइनेंस डिवीजन की, इस पे नहीं हो सकता। बार कैफ अगर मैं ये सजेस्ट करूंगा आप कमेटी को जाने दें, कमेटी को रेफर कर दें सर, अच्छी तजवीज़ हो आगे कर लेंगे रेफर जी, ठीक है। Now I put the motion to the House. The question at the leave to introduce a bill further to amend Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitutional Amendment Bill 2024 amended in Article 9A be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, and the leave to introduce the bill is granted. Amjad Sahab, item number 8 move कीजिए। I want in the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, after Article 9, the following new Article 9A shall be inserted, namely 9A जी, ठीक है, हो गया जी। The bill in question stands introduced और ये रेफर हो गया स्टैंडिंग कमेटी को जी। आइटम नंबर 9 रफ़ीउल्लाह साहब, आइटम नंबर 9 मूव कीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैं आपका मशकूर हूँ। तहरीक पेश करेंगे कि फेडरल एम्प्लॉयज़ बेनिफिट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट 1949 एक्ट नंबर 2 बाबत 1949 में मज़ीद तरमीम
करने की इजाज़त दी जाए। मिनिस्टर लॉ, डू यू अपोज इट? इसे भी कमेटी में भेज दिया जाए। वैसे ग्रुप इंश्योरेंस की कुछ स्पिरिट और स्कीम के हवाले से इसमें कोई तजादात हैं, लेकिन बेहतर तरीका यही है इसे आगा सब कमेटी में भेजे, वहाँ पे डिबेट कर जी लें। ठीक है ना, put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill further to amend the Federal Employees Benevolent Fund and Group Insurance Act 1969, the Act number 2 of 1969, the Federal Employees Benevolent Fund and Group Insurance Amendment Bill 2024 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against may say no. I think ayes have it. Consequently, leave to introduce the bill is granted. Rafiullah साहब, number 10 move कीजिए. सर ये मैं बेहद मशकूर हूँ आपका और हाउस का। आप इसको मूव कीजिए ना, इंट्रोड्यूस कर दें फेडरल एम्प्लॉयज बेनिफिट फंड ग्रुप इंश्योरेंस अमेंडमेंट 22। जी सर ये मजीद तरमीम करने के बिल फेडरल नहीं, सिर्फ शॉर्ट टाइटल इसका पढ़ दीजिए। सर शॉर्ट टाइटल तो पढ़ा था मैंने। द फेडरल एम्प्लॉयज बेनिफिट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस अमेंडमेंट 22 बी ग्रांटेड, बस ठीक है जी सर। ये फेडरल फंड एम्प्लॉयज एंड ग्रुप इंश्योरेंस तरमीमी बिल पेश करने की इजाज़त है। ठीक है जी। द बिल इन क्वेश्चन स्टैंड्स इंट्रोड्यूस्ड। नूर आलम खान साहब टू मूव आइटम नंबर 11। नूर आलम खान साहब टू मूव आइटम नॉट प्रेजेंट। आइटम नंबर 12 बी ड्रॉप्ड, 11 बी ड्रॉप्ड। आइटम नंबर 13 शर्मिला साहिबा फारूकी साहिबा टू मूव आइटम नंबर 13। Absent. शर्मिला साहिबा Not present. She's not present. not present. Item number 14 Rana Qasim Noon Saab to move item number 15. Rana Qasim Noon Saab जी राणा साहब माइक खोलें राणा साहब का। वो सीट पे नहीं है आप राणा साहब, अपनी सीट पे नहीं। इनकी आपकी सीट तो यहाँ नज़र आ रही है। चले वहाँ पे अभी फ़िलहाल खोल दें। आपकी ये सामने सीट है, ये रोमीना के पीछे आपकी सीट। जी यही है सर। जी अल्लाह की दी है। Thank you, Mr. Speaker, sir. I move for leave to introduce a bill to establish the examination board, the Pakistan Examination Board Bill 2024. I introduce the Pakistan Examination Board Bill 2024. जी मिनिस्टर साहब, do you oppose it? इसमें भी सर कुछ इश्यूज इन्वॉल्व हैं। मैंने राना साहब से भी बात की थी, लेकिन ये कमेटी में रिजॉल्व हों तो ज़्यादा बेहतर है सर। मे बी रिफर टू द कंसर्न कमेटी। Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill to establish the Pakistan Examination Board, the Pakistan Examination Board Bill 2024 be granted. All those in favor of it may say aye. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and leave to introduce the bill is granted. Rana Qasim Noon साहब item number 16 move कीजिए। इसका बस short title पढ़ दीजिए। I introduce the bill. जी the bill in question stands introduced Rana साहब। Noor Alam Khan साहब to move item number 17 not present dropped। Item number 18 dropped। Item number 19 Alia Kamran साहब to move item number 19। जी मोहतरम, मैं तहरीक पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर में मज़ीद तरमीम करने का जो बिल है, दस्तूर तरमीमी बिल 2024 आर्टिकल 27, इसको पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। जी मिनिस्टर साहब, डू यू अपोज इट? ये भी सर बात किसी हद तक मुनासिब है, क्योंकि ये 14 अगस्त 2013 तक थी आउटर लिमिट जो थी कोटास के हवाले से। उसके बाद से फिर इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से बात होनी चाहिए और बेहतर है ये कमेटी को भेजें सर, वहाँ पे ये डिलिबरेट हो के हाउस के सामने आए। Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitutional Amendment Bill 2024, Article 27 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. The leave to introduce the bill is granted. Item number 20 move कीजिए। मोहतरम, मैं ये बिल जो तरमीम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर में मज़ीद तरमीम करने का जो बिल है, दस्तूर तरमीमी बिल 2024 आर्टिकल 27
पेश करती हूँ। The bill in question stands introduced. Sahibzada Sibkatullah Sahib to move item number 21. Bismillahirrahmanirrahim. Shukriya, Janaab Speaker. Now I move for you to introduce a bill to repeal the West Pakistan Maintenance of Public Ordinance 1960 and its application to Islamabad Capital Territory, the West Pakistan Maintenance of Public Order Repeal Bill 2024. जी, Minister for Parliamentary Affairs. इस पे सर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इंटीरियर के सीरियस कंसर्न्स हैं। ज़ाहिर है ये पिछले 50 साल से राजुल वक्त कानून है, तो इसको कमेटी में भेजें जी, वहाँ पे फिर जो भी कंसर्न्स हों वो रेज होंगे और एड्रेस हो जाएं। Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill to repeal the West Pakistan Maintenance of Public Order Ordinance 1960 and its application to Islamabad Capital Territory, the West Pakistan Maintenance of Public Order Repeal Bill 2024 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Leave to introduce the bill is granted. Sahibzada Sahib, item number 22 move कीजिए. And now I introduce a bill to repeal the West Pakistan Maintenance of Public Ordinance 1960 जी and ठीक its है. application to The bill in question stands introduced. Noor Alam Khan Sahib to move item number 23. Not present. Dropped. Item number 24 be dropped. Noor Alam Sahib to move item number 25. Not present. Dropped. 26 dropped. Raja Usama Sarwar Sahib to move item number 27. Raja Usama Sarwar Sahib to move item number 27. Bilal Azhar Kiani Sahib to move item number 27. Bilal is not here. Bilal Azhar Kiani Sahib. Zeb Jafar Sahaba. कमाल हो गई। ये मैं डेफर कर रहा हूँ, ये पता करें बिलाल साहब हैं या उसामा साहब या ज़ेब जाफ़र साहबा, इनको बुलाइए। ज़बरदस्त जी। नहीं, लॉ मिनिस्टर साहब का माइक खोलें। एक हमने SOP बनाया था कि इसमें हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से जो हायर एजुकेशन कमीशन के NOC की एक बात हुई थी, वो ज़रा सेक्रेटेरिएट मीनवाइल चेक कर ले, आज फिर डिफ़र फरमा दिया जाए अगर वो नहीं है। बिलाल कियानी साहब मूव करें बिल जी। इसमें आ गई थी NOCs, तो विदाउट NOC नहीं होगा कोई जी। एग्रीड। बिलाल अजहर कियानी साहब टू मूव आइटम नंबर 27. I wish to move the bill to provide for the establishment of the National Excellence Institute, the National Excellence Institute Bill 2024, as passed by the Senate, be taken into consideration. जी मिनिस्टर साहब, you don't oppose it? सर अगर वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं तो कमेटी ने पास किया हुआ है तो आई डोंट अपोज। वैसे तो आ गए हैं, सेनेट ने किया हुआ है जी सर। जी खालिद साहब इसमें जनाब स्पीकर, ये इसमें लफ्ज़ नेशनल है जो 24 बल्कि 3 मई की 2024 की कैबिनेट में ये फैसला हुआ था किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ लफ्ज़ नेशनल नहीं हो सकता, तो आप रेफ़र कर दें स्टैंडिंग कमेटी को। जी स्टैंडिंग कमेटी से हो के आ गया तो वहाँ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसलिए कर रहे हैं। तो ये कर लेते हैं, फिर मैं आपसे कर लूँगा बाद में। ये लफ्ज़ का मसला है जी, ठीक है। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस. The question is that the bill to provide for establishment of National Excellence Institute, the National Excellence Institute Bill 2024 as passed by the Senate, be taken into consideration as one. All those in favor of it may say aye. All those against it no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted clause by clause. The question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 stands part. Clause 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 43 तक इसको हम क्लब कर रहे हैं, और the question is that clauses 3 to 43 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, clause 3,
243 stands part of the bill. The question of preamble and short title. The question is that clause 1, preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, preamble, short title do stand part of the bill. Bilal Kiani Sahab to move item number 28. I wish to move that the bill to provide for the establishment of the National Excellence Institute, the National Excellence Institute Bill 2024 be passed. Now I put the motion to the House. The question is that the bill to provide for establishment of National Excellence Institute, the National Excellence Institute Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. Item number 29. Dr. Nafisa Shah Sahaba to move item number 29. I seek leave under sub-rule 4 of the Rule 293 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 to move the following amendments in the said rules. Amendment in Rule 205 of the Rules of Procedure, that in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, after Rule 205, the following new rules 205A and 205B shall be added, namely, Committee on the Scrutiny of Delegated Legislation. 205A, composition. A standing committee to be called the Committee on Scrutiny of Delegated Legislation shall be appointed by the Speaker of the National Assembly at the commencement of every National Assembly. The committee shall be nominated for the term of the National Assembly. A, the committee shall consist of not less than 15 members. B, the committee shall have the power to send for persons, papers, and records. C, the committee may make its own rules. 205B, functions of the committee. 1, the committee shall examine all regulations, rules, bylaws, and statutory regulations, orders made or given under any law or ordinance. After an order, regulation, or bylaw is published in the Gazette, a copy is to be made available to the Secretariat of the National Assembly, which will table it in the Committee on the Scrutiny of Delegated Legislation. The committee, in turn, shall examine the order for the following. A, whether it complies with the Constitution and the fundamental rights of citizens. B, whether it operationalizes the principles of law as envisaged by the Majlis-e-Shura Parliament. C, whether the scope and the content of the order is such that it requires enactment of laws and amendments. D, whether it contains any financial implications. E, whether it bars the jurisdiction of a court of law. F, whether it allows a retrospective effect contrary to the law. And G, whether it calls for further clarification. 2, the committee may examine the bills laid in the House for the scope and form of delegated legislation that is being provided for and suggest recommendations therein. 3, the committee may conduct public hearings or field visits to examine how the order, bylaw, regulation is being applied for further scrutiny or oversight of the implementation of the law. 4, the committee shall lay detailed report of the examination of the delegated legislation and the recommendations made to the government to the House. 5, if on scrutiny the order, bylaw, or regulation concerned violates any of the principles stated in sub-rule 1, a disapproval motion may be moved by any member, and if it is agreed to by the House, it will cease to have effect. Minister for Law, Justice, Parliamentary Affairs, do you oppose it? सर अपोज की तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन सर हमेशा बेहतर होता है कलेक्टिव विजडम के लिए एक दफ़ा मामला एग्जामिन हो जाए, क्लॉज बाय क्लॉज, प्रोज कॉन्स नज़र आ जाए, तो अगर कंसर्न कमेटी में भेज दिया जाए वहाँ पे हम डिबेट करके ले आएँ जी इंशाल्लाह। जी मैं भी ज़रा समझना चाह रहा हूँ, इनको बात करने देते हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि कमेटीज़ भी यही काम कर रही हैं जो यहाँ कर रहे हैं। जी नफीसा शाह साहब। प्रिय स्पीकर साहब, I endorse and support your view। मैं सिर्फ इस हाउस के बेनिफिट के लिए ये बताना चाह रही हूँ कि ये पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है लॉ मेकिंग, और हम हर कानून में
एक ब्लैंकेट प्रोविज़न दे देते हैं ऑथराइजिंग द गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, या पावर टू मेक रूल्स हम हुकूमत को दे देते हैं। अब जनाब स्पीकर, ये हमारा बेबी है, लॉ मेकिंग इज़ आवर एक्सक्लूसिव बेबी, और हम इसको गवर्नमेंट के हवाले कर देते हैं विदाउट सीइंग कि क्या गवर्नमेंट उस कानून को ऑपरेशनलाइज करके रूल मेकिंग का इख्तियार किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है। न सिर्फ ये स्पीकर साहब, डेली की बुनियाद पे कई SROs हुकूमत वक्त इशू कर देती है, लेकिन हम कभी भी चेक नहीं करते कि क्या ये SROs आइन और कानून के मुताबिक हैं या नहीं, क्या बायलॉज आइन या कानून के मुताबिक है या नहीं। और स्पीकर साहब, ये ओवरसाइट रोल हमारा एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है और कानून साजी हमारा एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये पार्लियामेंट अपना जो ओवरसाइट का रोल है ये रिक्लेम करे, और जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है इसके ऊपर नज़रसानी करने के लिए कमेटी बनाई जाने के लिए, ये बहुत एक आम प्रैक्टिस है, हर पार्लियामान ये करती है, वो बरतानिया की पार्लियामान हो, लोक विरसा हो, कोई भी हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की स्क्रूटनी ये कमेटी अपने आप रखे और इख्तियारात जो है अपने पास रखे। दिस विल स्ट्रेंथन अस and it will strengthen you, and it will strengthen and also enable the parliament to see whether the government is operationalizing the law or not. कई साल लग जाते हैं, रूल्स नहीं बनते, कई साल लग जाते हैं, बायलॉज नहीं बनते, और फिर कानून जो है वो ऐसा पड़ा रहता है सर्द खानों में। सो जनाब स्पीकर, ये बहुत अहम है और इसको तरजीह बुनियाद पर कमेटी बिल्कुल देखे। आई वेलकम दिस मूव कि कमेटी शुड स्क्रूटनाइज, लेकिन प्लीज़ इसके ऊपर the entire parliament should support this, because we will reclaim our exclusive jurisdiction on lawmaking. Thank you very much. Minister Saab has not opposed it, so we are referring it to the Privileges Committee. Izhar Saab, हमने refer कर दिया, आप इस पे कुछ कहना चाह रहे थे? इजहार साहब का जी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आया है, डेफिनेटली ये रूल्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है, तो कमेटी में बेशक इसको भेज दिया जाए, लेकिन मुझे ये ऐसा लगता है कि ये ओवरलैपिंग फंक्शंस हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कमेटीज़ हमारी लॉ के भी है, फंडामेंटल राइट्स को भी एड्रेस हो रहा है और तमाम लेजिस्लेशन है। तो अगर ये कमेटी एग्जिस्टिंग स्टैंडिंग कमेटीज़ के ऊपर ये एक सुपरविज़न का रोल अदा करेगी, तो फिर ये एक काम डबलिंग होगी, यानी एक स्टैंडिंग कमेटी करेगी, फिर उसके बाद डेलीगेटेड ये कमेटी करेगी, फिर उसके बाद हाउस करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये रिसोर्सेज का ज़िया होगा अगर हम इस कमेटी को एक और सुपरफिशियल कमेटी बना दें। आप कमेटी में आ जाइएगा ताकि वहाँ डिस्कशन में हेल्दी डिस्कशन हो जाएगा। सर, हम ऑलरेडी इन द पार्ट ऑफ दिस। ओके, गुड। इजाज़ जकरानी साहब, चीफ साहब, मैं देता हूँ आपको इसी पे। थैंक यू मिस्टर स्पीकर साहब। इसी पे जी सर, जैसे अदी नफीसा शाह ने मूव किया और सारी बात भी की और तफसील से बात की है, और लॉ मिनिस्टर साहब ने अपोज भी नहीं किया, तो मेरे ख्याल में सर ये जो यहाँ बात की जा रही है, ये सारी बात कमेटी में होनी चाहिए, वहाँ जो चीज़ें डिलिब्रेट की जाए और उसके बाद किसी नतीजे पे आ जाए। अभी से कह देना कि ये ओवरलैपिंग है और ये है, तो मेरे ख्याल से बेहतर है कि कमेटी में चली जाए और उसके बाद जो हो जाए। जैसे आप कहें जा सकते। थैंक यू सर, थैंक यू जी। अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब। सर, प्रोसीडिंग के हवाले से जी, प्रोसीडिंग के हवाले से एक इशू आपके नोटिस में लाना चाह रहा हूँ। जो प्रोसीडिंग चल रही है, अभी थोड़ी देर पहले बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हुई ख़त्म नबूवत के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तमाम लोगों ने उस पर अपनी राय दी। बड़े अचंभे की बात है कि जो इस ऐवान की कार्रवाई लाइव टेलीकास्ट होती है PTV से, वहाँ जिन साहब ने सबसे पहले मोहतरम साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने जब इस इशू को उठाया, उनका लाइव नहीं चला। फिर मोहतरम लॉ मिनिस्टर साहब ने जब गुफ्तगू की, उनका लाइव चला। उसके बाद मोहतरम हनीफ अब्बासी भाई ने जब गुफ्तगू की, वो लाइव चला। फिर मैंने बात की, और उसके अलावा गफूर हैदरी साहब ने भी। तो इतला ये दी गई है, आप इसको चेक कीजिए। अगर ऐसा है कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस ऐवान में बात हो रही है, कोई बाय पार्टीजन बात तो नहीं थी, ना कोई पॉलिटिक्स थी, आप भी वही बात कर रहे थे, हम भी वही बात कर रहे थे, फिर क्यों
पटेल साहब चलते हैं और अली मोहम्मद नहीं चलता, या क्यों हनीफ अब्बासी भाई चलते हैं और गफूर हैदरी साहब, मौलाना साहब नहीं चलते। ये प्रिविलेज ब्रीच मेरा नहीं है, पीटीआई का नहीं है, ये प्रिविलेज इस ऐवान का ब्रीच हो रहा है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम स्पीकर साहब कि अगर ऐसा है इसको चेक कीजिए, अगर ऐसा है तो प्रिविलेज मोशन इस पूरे ऐवान का अपने पास एक्सेप्ट कीजिए। और जो ये लोग कर रहे हैं, क्या एमडी पीटीवी कर रहे हैं, चेयरमैन पीटीवी कर रहे हैं, या डीजी एनए कर रहे हैं नेशनल असेंबली के, उनको बुलाइए और उनको घर भेजिए, बर्खास्त कीजिए। जनाब शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। यहाँ से हमारी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी, मैं उनसे पूछ लूँगा जी। द हाउस इज adjourned टू मीट अगेन ऑन फ्राइडे 2 August 2024 at 11 AM